हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो रिलेटिव इनकैपेसिटी का जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स था वुमेन अंडरगोइंग इद्दत का, उसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और इससे पहले हम डिस्कस करें तो आप सब अपनी नोटबुक लेके बैठें और जो भी हमारे यहाँ नोट्स है और जो हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे उसको आप राइट डाउन करते रहें। तो फ्रेंड, जहाँ तक इद्दत की बात है, इद्दत इज द पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज़ इन incumbent upon a woman whose marriage has been dissolved by divorce or death of her husband to remain in seclusion and to abstain from marrying another husband। तो फ्रेंड्स, इद्दत वो पीरियड है जो कि इस बात पर निर्भर करता है। अनकम्बेंट का मतलब ये होता है निर्भर होना। अनकम्बेंट अपॉन ए वोमेन, जो इस बात पर निर्भर होता है वोमेन के कि जिस वोमेन की मैरिज जो डिजोल्व हो गई है डाइवोर्स से और डेथ ऑफ हर हस्बैंड से, टू रिमेन इन सेक्लूजन्स, वो तन्हाई में या अलग रहना, एंड टू अब्सटेन फ्रॉम मैरिंग एनोदर हस्बैंड। यानी कि वो इद्दत वो पीरियड होता है जो कि इस बात पर निर्भर होता है कि जिस वुमेन की मैरिज जो है डिजोल्व हो गई है डेथ के कारण या उसके हस्बैंड की डेथ होने के कारण, मतलब डाइवोर्स देने के कारण, तो वो एक तरह की उस पीरियड के दौरान जो एक सेक्लूजन्स में रहती है, अलग रहती है और वो मैरिज वगैरह नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो जो पीरियड होता है उसको हम इद्दत का पीरियड कहते हैं। द मोस्ट अप्रूव्ड डेफिनेशन ऑफ इद्दत इज द टर्म बाय द कंप्लीशन ऑफ विच ए न्यू मैरिज इज रेंडर्ड लॉफुल। देखो, इद्दत का पीरियड वो पीरियड होता है जिसके कंप्लीट होने के बाद जो नई मैरिज अगर वो करती है वुमेन, तो वो मैरिज जो लॉफुल हो जाती है। ठीक है, इद्दत इज डिस्क्राइब्ड एज ए पीरियड ड्यूरिंग विच ए वोमेन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग अगेन आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ हर फर्स्ट मैरिज। इद्दत को हम वो पीरियड भी कह सकते हैं फ्रेंड्स जिसमें एक वोमेन जिसकी मैरिज जो डिजोल्व हो गई है वो उस पीरियड के दौरान जो है दूसरी मैरिज नहीं कर सकती। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ आप नोट कर लीजिए। नोटेड अंडर सुन्नी लॉ, मैरिज विद ए वोमन अंडर गोइंग इद्दत, जो इद्दत का पीरियड जो कर रही है वो अगर उस दौरान मैरिज कर लेती है तो वो मैरिज इरेगुलर होगी एंड नॉट वॉइड। बट अंडर सिया लॉ, मैरिज विद ए वोमन हु इज अंडर गोइंग इद्दत इज वॉइड हैगी। ठीक है, सिया लॉ में तो वो मैरिज अगर कोई वोमेन जो है इद्दत का पीरियड मान लीजिए गुजार रही है और उस इद्दत के पीरियड के दौरान अगर वो वोमेन शादी कर लेती है दूसरी, तो वो मैरिज सुन्नी लॉ में तो इरेगुलर होगी और सिया लॉ में वॉइड होगी। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इद्दत इज टू एसरटेन द प्रेगनेंसी ऑफ वोमेन ऑफ वाइफ सो एज टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑफ पेरेंटेज। देखो फ्रेंड्स, इद्दत का पीरियड क्यों लाया जाता है उसके पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट देखें, उसका उद्देश्य देखें, तो ये है कि जो इद्दत का पीरियड है उससे उस वोमेन की जो प्रेगनेंसी है उसको हम एसरटेन कर सकते हैं, उसको हम निश्चित कर सकते हैं ताकि वो पेरेंटेज जो है, मतलब उस जो लेडी वोमेन है उसको अगर मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी है तो उससे ये पता चल सकते हैं कि वो बच्चा उसके जो प्रीवियस हस्बैंड था है उसका है या नहीं है। ठीक है, तो उस प्रेगनेंसी में उसकी पेरेंटेज को एसरटेन करने के लिए, निश्चित करने के लिए हम जो है इद्दत के पीरियड को जो जो उसका इद्दत का पीरियड जो वोमेन द्वारा गुजारा जाता है और वही उसका एक उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब जहाँ तक ड्यूरेशंस ऑफ इद्दत की है, इद्दत का क्या ड्यूरेशन है? इद्दत ऑफ विडोहुड, व्हेन ए पर्सन डाइज लिविंग ए विडो, जब एक पर्सन डाइज होता है और उसके पीछे कोई विडो जो रह जाती है, तो सी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिज बिफोर दी एक्सपायरेशन ऑफ 4 मंथ एंड 10 डेज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो विडोहुड में अगर कोई वोमेन अगर विडो हो जाती है, उसके हस्बैंड की मान लीजिए डेथ हो गई, तो वहाँ पर इद्दत का जो पीरियड है वो 4 मंथ और 10 डेज का है। ये आप देखिए, ठीक है, 10 डेज। तो वहाँ जो इद्दत का पीरियड है वो 4 मंथ और 10 डेज का है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। देखो फ्रेंड्स, अब हम इद्दत ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन्स की बात करेंगे। इफ़ द विडो इज प्रेग्नेंट एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, द इद्दत विल नॉट टर्मिनेट until डिलीवरी और miscarriage. If delivery or its miscarriage comes before 4 months and 10 days, the remaining period will have to be observed. देखो, जहाँ इद्दत ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन है, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वोमेन है और अगर वो वोमेन जो है, इफ़ द विडो इज़ प्रेग्नेंट, अगर मान लीजिए विडो है, ठीक है, और अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो इद्दत का पीरियड उसकी जो डिलीवरी होगी उस तक होगा या उसका मिसकैरेज होगा उस तक होगा। अगर इफ़ डिलीवरी और मिसकैरेज कम्स बिफोर 4 मंथ एंड 10 डेज, द रिमेनिंग पीरियड विल हैव टू बी ऑब्जर्व। तो रिमेनिंग पीरियड करना पड़ेगा। देखो, दो चीज़ें हैं इसमें। अगर कोई मान लीजिए विडो हो गई और उस यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो 4 महीने 10 दिन उसको गुजारने पड़ेंगे। यदि मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसकी डिलीवरी जो हो जाती है 4 महीने 10 दिन से पहले, ठीक है, तो उसको जो है 4 महीने 10 दिन तक वो चलेगी उसका। मान लीजिए कोई, इसमें हम एक चीज़ मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कोई ए लेडीज है और वो अगर मान लीजिए विडो हो गई और प्रेग्नेंट भी है, ठीक है, तो फ्रेंड्स उसकी जो इद्दत है, या तो उसकी डिलीवरी तक चलेगी। मान लीजिए उसकी डिलीवरी होती है 5 मंथ में, तो वहाँ उसका जो इद्दत का पीरियड 5 मंथ तक चलेगा, डिलीवरी के पीरियड तक। या मान लीजिए इसमें ये कहना चाहता है कि डिलीवरी अगर मान लीजिए उसकी जो 3 महीने में हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर इद्दत का पीरियड 4 मंथ और 10 डेज तक चलेगा। ये है इसके पीछे लॉजिक, ठीक है। अब इद्दत ऑफ तलाक की बात करते हैं फ्रेंड्स। द पीरियड ऑफ इद्दत इन केस ऑफ तलाक इज 3 कोर्सेज, 3 कोर्सेज तक चलता है, ठीक है। इफ द वोमेन इज सब्जेक्ट टू मेन्स्ट्रुएशंस, अदरवाइज 3 lunar month, if the woman is pregnant at the time of divorce, the iddat will not terminate till delivery. देखो, अगर मान लीजिए एक वुमेन है, उसका तलाक हो गया है, तो उस दौरान जो है इद्दत का पीरियड 3 कोर्सेज या 3 जो वुमेन्स के जो मेंसेस आते हैं वो 3 मेंसेस तक होगा, ठीक है। यदि मान ले उसके मेंसेस आते ही नहीं, तो वहाँ 3 lunar month होगा, ठीक है। यदि वो वोमेन अगर प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी तक होंगे। तो यहाँ वो जो 4 मंथ 10 डेज वाली बात है ना, जो विडोहुड में है,
जहाँ उसके हस्बैंड की डेथ के कारण जो मैरिज डिसॉल्व हो गई है, यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ या तो 3 कोर्सेज होंगे उसके, 3 जो, यदि उसके मेंसेस आते हैं तो 3 कोर्सेज तक है, यदि उसके मेंसेस नहीं आते तो 3 लूनर मंथ होते हैं, यदि वो प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी तक हो गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। इद्दत वहन मैरिज इज इरेगुलर। देखो, मान लीजिए जहाँ पर मैरिज ही इरेगुलर हो और पार्टी हैव सेपरेटेड बिफोर एक्चुअल कंजुमेशन, देर इज नो इद्दत, एंड इफ द कंजुमेशन हैज टेकन प्लेस द वाइफ इज फाउंड टू ऑब्जर्व इद्दत। देखो फ्रेंड्स, जहाँ मान लीजिए किसी भी कारण से उस वुमेन की मैरिज अगर इरेगुलर है और उनका जो है उनकी मैरिज कंजुमेटेड भी नहीं हुई है और उससे पहले ही वो सेपरेटेड हो गए हैं, तो वहाँ इद्दत गुजारने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ इद्दत का पीरियड नहीं होगा। अगर कंजुमेशन टेक प्लेस हुआ है तो वहाँ वोमेन को इद्दत का पीरियड गुजारना पड़ेगा। फिर वही चीज़ आ जाएगी, यदि वो उसकी मैरिड जो है विडो डिजोल्व हो गई ड्यू टू डेथ ऑफ हर हस्बैंड तो 4 मंथ 10 डेज़ वाली बात है। यदि वो तलाक हुआ है उन दोनों के बीच में तो वहाँ उसका 3 जो कोर्सेज है 3 लूनर मंथ वाली बात है, या डिलीवरी अगर वो प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी वाली बात है। ठीक है फ्रेंड्स। इद्दत इन केस ऑफ नॉन कंजुमेशन ऑफ मैरिज। If the marriage is not consummated, iddat has to be observed in case of death but not in case of divorce. अगर मैरिज कंजुमेटेड नहीं हुई है फ्रेंड्स तो जो डेथ के पीरियड में इद्दत गुजारना पड़ेगा, और लेकिन अगर डाइवोर्स हो गया है उनका तो वहाँ इद्दत गुजारने की आवश्यकता नहीं है। ये बात जो है वहाँ लागू होगी जहाँ वैलिड मैरिज है। इरेगुलर मैरिज में तो कॉन्सेप्ट हो गया अलग। इरेगुलर मैरिज में अगर उनकी जो कंजुमेशन हुआ ही नहीं तो वहाँ तो इद्दत नहीं गुजारेगी, लेकिन मान लीजिए वैलिड मैरिज है और उनका कंजुमेशन से पहले ही जो डाइवोर्स हो गया, डेथ हो गई हो, तो वहाँ अगर उसकी डेथ हुई है ना तो वहाँ इद्दत का पीरियड गुजारना पड़ेगा उसको। अगर वो वैसे ही जो तलाक हुआ है तो वहाँ इद्दत के पीरियड को गुजारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डेट ऑफ इद्दत की पीरियड की बात करें मेरे फ्रेंड्स, देखो इद्दत का पीरियड कब से कमेंसेस होगा, कब से उसका बिगिन शुरू होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द पीरियड ऑफ इद्दत बिगिनस फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवोर्स or death of husband and not from the date on which the woman gets information of divorce or of the death of her husbands। देखो फ्रेंड्स, जो पीरियड ऑफ इद्दत है वो बिगिन होता है फ्रॉम डेट ऑफ डाइवोर्स से, जिस दिन उनका डाइवोर्स हुआ उस दिन से, या डेथ ऑफ हस्बैंड से, एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच द वोमेन गेट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ डाइवोर्स और डेथ ऑफ हस्बैंड्स। देखो, जिस दिन से ये कहता है कि उनका डेट डाइवोर्स हुआ या डेथ हुआ उस दिन से पीरियड का जो है इद्दत का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और ये आवश्यकता नहीं कि उस वुमेन को कोई इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, ये हमें दिए हैं। इफ़ सी गेट द इंफॉर्मेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड सम शी नीड नॉट ऑब्जर्व द इद्दत रिक्वायर्ड इद्दत। तो ये यहाँ ये कहना चाहता है कि मान लीजिए एक हस्बैंड है उसका और हस्बैंड की डेथ हो गई और उस वोमेन को 4 महीने 10 दिन हो गए मान लीजिए, और उसके बाद उसको पता चला कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो यहाँ उसको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहता है। ठीक है। डेथ बिकम्स कंप्लीशंस ऑफ इद्दत व्हेन ए हस्बैंड हैड डाइवोर्स हिज वाइफ एंड हिज डाइड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इद्दत, the woman is required to undergo a fresh iddat of 4 months and 10 days from the death of her husband। ठीक है, यानी कि ये हुआ, मान लीजिए एक ए और बी है, ठीक है, और उसमें उनका दोनों का तलाक हो गया, और उनका तलाक के बाद जो है
उनमें वो वोमेंस जो है, मान लीजिए बी वोमेन है, वो इद्दत का पीरियड उसका गुजार रही है 3 मंथ्स का, और इसी दौरान उसको मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है उसके हस्बैंड की, तो यहाँ उसको फ्रेश 4 मंथ 10 डेज का पीरियड गुजारना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिए 4 मंथ का, ये हमें जो है कॉन्सेप्ट इसको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम राइट एंड ड्यूटीज व्हेन ऑब्जर्विंग इद्दत, क्या राइट एंड ड्यूटीज़ होगी एक वुमेन की जब वो इद्दत के पीरियड को ऑब्जर्व कर रही है, उसको गुजार रही है उस दिन। द फॉलोइंग आर द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ वुमेन ऑब्जर्विंग इद्दत। इफ़ द वुमेन ऑब्जर्विंग इद्दत, द हस्बैंड इज ऑब्जर्विंग इद्दत, द हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन द वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। तो वो जैसे ही वो वोमेन अगर ऑब्जर्व कर रही है इद्दत के पीरियड को, तो उसे अपनी वाइफ को मेंटेन करने की आवश्यकता है। पहली बात, मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस, आप ध्यान रखिए, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस उसका ड्यूरिंग पीरियड में करेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, द वोमेन कैन नॉट मैरी एनोदर पर्सन अंटिल कंप्लीशन ऑफ हर इद्दत, एंड इफ द हस्बैंड हैज 4 वाइफ इंक्लूडिंग द डाइवोर्स वंस, ही कैन नॉट मैरी ए 5th वन अंटिल कंप्लीशन ऑफ इद्दत ऑफ डाइवोर्स वाइफ। देखो, वोमेन जो है, जो इद्दत का पीरियड गुजार रही है फ्रेंड्स, वो जो वोमेन है वो पहली बात जो है दूसरी मैरिज नहीं कर सकती वोमेन। और अगर मान लीजिए उसका हस्बैंड है, उसके ऑलरेडी जो है 4th वाइफ, 4 वाइफ है, और उसमें से मान लीजिए एक वाइफ ने तलाक दे दिया, तो वो 5th जो शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके द्वारा इद्दत का पीरियड जो है पूरा ऑब्जर्व नहीं कर दिया जाए उसकी जो डाइवोर्स वाइफ के द्वारा। ठीक है। द वोमेन बिकम्स इंटाइटल टू ए डेफर डाइवोर्स एंड इफ प्रॉम्प्ट हैज़ नॉट बीन पेड इट बिकम्स इमीडिएटली पेएबल। देखो फ्रेंड्स, जैसे ही इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व कर रही है लेडीज़, और तो वो जो डेफर डावर है वो तो इमीडिएटली पेएबल हो जाता, वो पेएबल हो जाता है। मान लीजिए प्रॉम्प्ट डावर है, अगर प्रॉम्प्ट डावर्स में भी अगर मान लीजिए वो अगर इद्दत का पीरियड गुजार रही है, उनकी मैरिज डिजोल्व होगी, तो इमीडिएटली पेएबल होगा, यानी कि वो डावर के लिए इंटाइटल हो जाएगी। मेन बात ये है। जहाँ तक अब उसमें इनहेरिटेंस की बात आती है फ्रेंड्स, देखो मान लीजिए इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ either party before expirations of period of iddat, the other is entitled to inherit from him or her incapacity of wife or husbands, as the case may be, the divorce has not become irrevocable before the death of deceased। देखो इसमें ये चीज़ है, मान लीजिए ए और बी हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, उसमें से किसी इनमें से ए या बी की डेथ हो जाती है बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड। अगर एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड से पहले उनकी किसी इनमें से किसी के हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है, और अगर जो तलाक है अगर वो इरवोकेबल नहीं हुआ है, तो दोनों जो भी डेथ, जिसकी भी डेथ हुई है, तो वो दूसरी पार्टी उसकी जो है इनहेरिटेंस का उसका राइट बरकरार रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी हैं, इद्दत का पीरियड जो बी मान लीजिए गुजार रही है, तलाक इरवोकेबल हुआ नहीं, ए जो है मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो बी जो उसकी प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल होगी, वो इनहेरिटेंस की उसकी प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल होगी, ये कहना चाहता है। लेकिन मान लीजिए इसमें एक चीज़ और भी है। 5th पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए डाइवोर्स जो है प्रोनाउंस हो गया इन डेथ इलनेस। मान लीजिए हस्बैंड को कोई डेथ इलनेस हो रही है, कोई ऐसी बीमारी लग गई, कैंसर हो गया, और उसने डाइवोर्स प्रोनाउंस कर दिया, और हस्बैंड की डेथ हो जाती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ इद्दत, द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू इनहेरिट फ्रॉम हिम इवन if divorce has become irrevocable prior to death, unless the divorce
हैज़ बिन इफेक्टेड विद द कंसेंट। देखो इसमें ये कहना चाहते हैं, ए और बी है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, ए हस्बैंड है बी वाइफ है। ए के कोई डेथ इलनेस हो गई, उसने डाइवोर्स को प्रोनाउंस कर दिया, और जैसे ही बी मान लीजिए इद्दत का पीरियड गुजार रही है और उससे पहले ए की अगर डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर बी जो है उसकी प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल होगी, भले ही वो जो डाइवोर्स हो वो इरेवोकेबल हो गया हो। ठीक है। और इसका एक एक्सेप्शन यही है कि डाइवोर्स जो है बी की कंसेंट से ना हुआ हो। तो ये हमने फ्रेंड्स इद्दत के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। आई होप दैट यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर्स ऑन द मुस्लिम सीरीज, and if you enjoying, please like, subscribe and press the bell icon so that you will get notification time to time. Thank you.